क्लास 12th के सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सतीश सिंह है और आज मैं आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये वैद्युत धारिता लेसन का वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी को आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को कैसे निकाला जाता है, इसका निगमन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो परीक्षा में लगभग हर साल ये टॉपिक आता है। आप अगर इसका रिकॉर्ड देखेंगे तो ऐसा कोई वर्ष नहीं रहेगा जिस वर्ष ये ना पूछा गया हो। तो बहुत अच्छे से आप इसे समझेंगे, अच्छे से तैयार भी करेंगे और कोशिश ये करें कि इस टॉपिक को आप बीच बीच में रिपीट करते रहें, जिससे कि अगर ये एग्ज़ाम में आए तो हमसे कोई धोखा ना होने पाए और हमें पूरे के पूरे नंबर प्राप्त हो जाए। तो आज हम लोग समझेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र ये क्या होता है। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि संधारित्र कहते किसे हैं, और उसके बाद ही हम ये समझेंगे कि इसकी धारिता को कैसे निकालेंगे। जबकि इसके पहले हम धारिता को भी समझ चुके हैं और एक टॉपिक और हमने कल पढ़ाया था आप लोगों को, विलगित गोली चालक की धारिता, तो उसकी भी धारिता निकालना सीख चुके हैं। उसी तरीके से इसको भी हम लोग समझ लेंगे, कोई कठिन टॉपिक नहीं है। तो सबसे पहले हम संधारित्र समझते हैं, जिसको कैपेसिटर कहा जाता है। ये कैपेसिटर होता है। तो संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना हमें चालक के आकार में परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकते हैं। तो इस प्रकार की जो युक्ति होती उसी को हम लोग संधारित्र कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। होता है ऐसा, जैसे मान लो हमारे पास कोई चालक है और जब इसको हम आवेश देते हैं तो सभी चालक आवेश से भर जाते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है कि हम उसे फिर आवेश नहीं दे सकते हैं। और यदि हम चाहते हैं कि उसे हम और आवेश दें तो हमें चालक के आकार में परिवर्तन करना पड़ता था। तो इसलिए जो है संधारित्र का निर्माण कराया गया, संधारित्र का निर्माण किया गया। तो ये एक ऐसी युक्ति बन जाती है जिसमें हमें चालक के आकार में परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा और आवेश की जितनी भी मात्रा हम चाहते हैं वो पूरी की पूरी मात्रा हम इसे दे सकते हैं। तो इस प्रकार का जो युक्ति होती है, जो डिवाइस होती है, उसी को हम लोग संधारित्र यानी कैपेसिटर कहते हैं। तो संधारित्र कई प्रकार के होते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र होता है, जैसे हमारा सिलेबस जो इंटर का है उसमें समांतर प्लेट संधारित्र ही है। तो आज हम आप लोगों को यही टॉपिक समझाएंगे। तो एक समांतर प्लेट संधारित्र होता है, इसके अलावा गोली संधारित्र होता है, बेलनाकार संधारित्र होता है, वैद्युत अपघट्य संधारित्र होता है और परिवर्ती संधारित्र होता है। तो संधारित्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सिलेबस में 12th का जो सिलेबस है यूपी बोर्ड का या एनसीईआरटी का जो है, उसमें समांतर प्लेट संधारित्र है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। तो इसी को आप लोग समझोगे। तो इसकी धारिता निकालने के लिए समांतर प्लेट संधारित्र इस तरीके से होता है। ये दो समांतर प्लेटों से मिलकर बना होता है। एक प्लेट का नाम एक्स रहता है और दूसरी प्लेट का नाम वाई रहता है। और इस प्लेट एक्स का संबंध एक विद्युत रोधी स्टैंड से होता है और प्लेट वाई का भी संबंध विद्युत रोधी स्टैंड से होता है। यहाँ पे ये ऐसे वायर लगा होता है। और जो प्लेट वाई होती है इसका संबंध पृथ्वी से कर दिया जाता है, यहाँ पे अर्थ से कर दिया जाएगा। जैसे ही प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो ये आवेश इस प्लेट पर एक समान रूप से फैल जाता है। इससे क्या होता है कि प्रेरण के द्वारा जो वाई प्लेट होती है इसकी भीतरी सतह पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और जो बाहर की सतह होती है इस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। लेकिन पृथ्वी से जो आने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसकी बाहर वाली जो प्लेट होती है इसके धनावेश को समाप्त कर देते हैं। तो इसलिए जो बाहर की जो प्लेट की जो बाहरी सतह होती है इस पर कोई आवेश नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसे
उदासीन कर देते हैं। तो इस प्रकार से x प्लेट पर धनावेश बचता है और y प्लेट पर ऋणावेश बचता है। ये दोनों ही परिमाण में बिल्कुल बराबर होते हैं। अगर ये प्लस q है तो फिर ये वाला माइनस q चार्ज रहेगा। मान लेते हैं कि जो प्लेटों के बीच की दूरी है वो स्मॉल d है और प्लेटों के बीच में एक ऐसा माध्यम रखा हुआ है जिसका परावर्तांक k है। तो जब x प्लेट पर प्लस आवेश और y प्लेट पर माइनस आवेश उत्पन्न होगा तो इस तरीके से क्या होगा कि इसके बीच में, इन प्लेटों के बीच में एक समान वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, क्योंकि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो धन प्लेट से निकलेंगी और ऋण प्लेट पर जाकर मिलेंगी। तो यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा। ये मानते हैं कि माना इन प्लेटों के जो आवेश का पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है। चूँकि धनावेशित प्लेट है इसलिए इसका प्लस सिग्मा होगा और जो ऋणावेशित प्लेट है इसका माइनस सिग्मा होगा, लेकिन दोनों का ही सिग्मा हम मानते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम इसका फिगर तैयार कर लेंगे। अब करते ये हैं कि हम सबसे पहले इन प्लेटों के बीच में जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है इसकी तीव्रता को निकाल लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहले इसे ही हम लोग ज्ञात करेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जो गॉस की प्रमेय जो लेसन था उसमें हम लोगों ने सीखा था कि अगर एक प्लेट पॉजिटिव है और एक प्लेट निगेटिव है, यानी बराबर परंतु विपरीत आवेशों से युक्त हैं, तो इनके बीच में कहीं भी आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो E = सिग्मा अपान में एप्सिलॉन नॉट, ये तीव्रता का मान हमें प्राप्त होता है। तो चूंकि यहाँ पे परावैद्युत माध्यम है इसलिए यहाँ पे k एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इन प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E = सिग्मा अपान में k एप्सिलॉन नॉट होगी। लेकिन चूँकि हम जानते हैं जो सिग्मा होता है इसे हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसका जो मान होता है वो सिग्मा = Q अपान में A होता है। तो इस सिग्मा की जो वैल्यू Q अपान A है वो हमें यहाँ पे रख लेनी चाहिए। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो सिग्मा के प्लेस पर जब Q अपान में A रखेंगे तो नीचे k एप्सिलॉन नॉट बना रहेगा और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हो जाती है। अगर ऐसा मान लिया जाए कि इन प्लेटों के बीच में विभवांतर V हो, क्योंकि एक प्लेट पॉजिटिव है दूसरी निगेटिव है तो यहाँ पे विभवांतर रहेगा। तो विभवांतर रहेगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और प्लेटों के बीच की दूरी d है, विभवांतर V है। तो इस प्रकार से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E = V/d होगी विभवांतर के प्लेस पर। और चूंकि ये दोनों ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हैं, ये भी E की वैल्यू है और ये भी E की वैल्यू है, इसलिए दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ बन जाएगा फिर V अपान में D = Q अपान में k एप्सिलॉन नॉट A। इन दोनों वैल्यूओं को जब हम बराबर करेंगे तो हमें ये वैल्यू प्राप्त होगी। यहाँ से हम विभवांतर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो D को हम पक्षांतर करेंगे, ये Q में गुणा कर लेगा। तो V = Q इंटू में D अपान में k एप्सिलॉन नॉट A, ये विभवांतर की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। इसके पहले जब विलगित गोली चालक की धारिता टॉपिक हमने समझाया था तो वहाँ पे ये कहा गया था कि अगर धारिता हमको ज्ञात करनी है तो धारिता के लिए विभवांतर का होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि C = Q अपान V, हम बिना विभवांतर के किसी की भी धारिता नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे विभवांतर निकाल लिया है। अब इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को ज्ञात किया जा सकता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C = Q अपान में V फार्मूला अप्लाई करेंगे। V की वैल्यू जब यहाँ पे रखेंगे तो C = Q अपान में V की वैल्यू ये ऊपर वाली यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं। तो Q D अपान में k एप्सिलॉन नॉट A, इस वैल्यू को रखते हैं। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा और धारिता C = ये चला जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा k एप्सिलॉन नॉट A अपान में D। इस प्रकार से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें पता चल जाती है। लेकिन
ये जो धारिता निकली है ये उस समय की है जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत माध्यम रखा था जिसका परावर्तांक k था। लेकिन अगर इन प्लेटों के बीच में निर्वात या वायु हो तो निर्वात या वायु के लिए तो हम लोग जानते हैं कि k की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे जैसे हम k की वैल्यू 1 करेंगे तो इसकी धारिता बदल जाएगी, क्योंकि निर्वात या वायु के लिए k का मान सबसे कम होता है, इससे कम मान होता नहीं है। तो धारिता अब इसकी हम C0 से लिखेंगे। तो C0 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान में D, और इस प्रकार से हम संधारित्र की धारिता को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर दोनों को हम आपस में भाग कर दें, इसको भाग कर दें या इसको भाग कर दें, तो C अपान में C0, हालांकि एग्ज़ाम के लिए जब भी डेरिवेशन आएगा ये कि समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन कीजिए, तो हमें यहीं तक छोड़ देना होगा, इसके आगे हमें सॉल्व नहीं करना है। लेकिन अतिरिक्त जानकारी के लिए आपको हम बता दें कि दोनों का अगर डिवाइड कर दोगे, C में C0 का डिवाइड कर दोगे, भाग करोगे, तो C की वैल्यू थी k एप्सिलॉन नॉट A अपान में D, और C0 की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट A अपान में D, ये कैंसिल, तो C अपान में C0 इक्वल टू k आ जाएगा। यानी कि परावैद्युत माध्यम के लिए संधारित्र की धारिता, निर्वात या वायु के लिए संधारित्र की धारिता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम के परावैद्युतांक की एक और डिफिनेशन, लेकिन अगर हम C0 को पक्षांतर करें तो ये k से गुणा करेगा, C इक्वल टू k C0। इसका सीधा मतलब है कि परावैद्युत माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए जो संधारित्र की धारिता होती है वो निर्वात या वायु के लिए जो संधारित्र की धारिता होती है उसका सीधी k0 गुना होती है, k0 गुना। यानी कि अगर हम किसी संधारित्र के बीच में निर्वात या वायु है, मान लीजिए ये संधारित्र है और यहाँ पे निर्वात या वायु है, और हम निर्वात या वायु के स्थान पर कोई माध्यम अगर रख दें तो इसका सीधा मतलब है कि उस संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, और जो माध्यम रखेंगे उसका जो परावर्तांक होगा उतनी ही गुना हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग इस टॉपिक को समझ लेते हैं। एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसका नोट्स हम आपको दे देते हैं जिससे आपको अपनी नोटबुक में इसके नोट्स तैयार करने में आसानी रहे और आप परीक्षा के लिए भी अच्छी तरीके से इसे तैयार कर पाएँ। तो ये इस डेरिवेशन का नोट्स है, समांतर प्रेरक संधारित्र की धारिता, फिगर पूरा बना हुआ है। आप इसकी थ्योरी से मत घबराइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते जो थ्योरी से बचना चाहते हैं, लेकिन हमारी आपको सलाह रहेगी कि आप थ्योरी से ना बचें। थ्योरी वही लिखें जो कि फिगर में है, कोई अतिरिक्त बात इसमें नहीं लिखी गई है जिससे आपको परेशानी हो, और बिना थ्योरी के आप पूरे नंबर प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर में डेरिवेशन आएगा, और आएगा ज़रूर। तो ये जो थ्योरी है थोड़ी सी आप उसे लिखेंगे, और इसके बाद जो भी हमने आपको बातें बताई हैं वो सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इनको अच्छी तरीके से समझ लीजिए ताकि आप पूरे के पूरे नंबर परीक्षा में प्राप्त कर सकें। आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। चैनल से आप जुड़े रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी हमारे द्वारा बताई गई बात का लाभ उठा सकें। थैंक यू।